हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि आप सब ने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने एक बढ़िया इंट्रो दिया था कि भाई हमारे जो एनवायरनमेंट है वहाँ से 35 क्वेश्चन तक आते हैं, तो उसे हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। वहाँ पे मैंने जैव विविधता भी बताया था कि व्हाट डू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम अपनी प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आप सभी से उम्मीद है कि आप पढ़ के बैठे होंगे। अगर नहीं पढ़ के बैठे हैं तो कल की क्लासेस ज़रूर पढ़ के बैठिएगा। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं कि भाई आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम वेटलैंड्स भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको आर्द्र भूमियों के नाम से भी जानते हैं। वेटलैंड्स भी इसको बढ़िया, बहुत ज़्यादा संख्या में प्रचलित शब्द के नाम से जाना जाता है। दूसरा एक संधि है जिसको हम बोलते हैं हाई सीज ट्रीटी, हाई सीज संधि। ठीक है। तीसरा पॉइंट कोरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहा है। इंडिया के साथ भी काफ़ी न्यूज़ में रहा ये, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक पॉइंट है उथले जल भ्रत प्रबंधन, जिसको हम शैलन, जितना एरिया है उस एरिया को कहाँ कहाँ पे ये प्रबंधन किया गया है, मैनेजमेंट किया गया है, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अमृत योजना को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये रिलेट करती है और सरकार अपनी योजनाओं के बारे में क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लेती है। अच्छा चल रहा है ये इनिशिएट, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये 5 टॉपिक आज की क्लास में पढ़ने हैं। बढ़िया से स्टार्ट करेंगे, अपनी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है आर्द्र भूमि, वेटलैंड, या दूसरे शब्दों में कहूं रामसर साइट्स। तो हेडलाइन डालिएगा, रामसर साइट्स आर्द्र भूमि। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं भाई? वेटलैंड। अगर मैं यहीं से समझाऊं आपको कि व्हाट डू मीन बाय वेटलैंड, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेटलैंड क्या है। न्यूज़ में क्यों रहा इसे हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन व्हाट डू मीन बाय वेटलैंड, आर्द्र भूमि होती क्या है, तो उसी शब्द को फिर से तोड़ दीजिए। जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी तोड़ा था, वैसे ही वेटलैंड को तोड़ दीजिए। वेटलैंड, वेट का मतलब होता है आर्द्र। क्या मतलब होता है भाई? आर्द्र। और लैंड का मतलब होता है भूमि। आर्द्र का मतलब गीला। क्या होता है? गीला। और भूमि कैसी होती है? सूखी। इसका मतलब ये दोनों एरिया को कवर कर रहा है। वेटलैंड सिर्फ पानी में नहीं होते, वेटलैंड सिर्फ ज़मीन पे नहीं होते, वेटलैंड दोनों जगह पे होते हैं। इस चीज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो इसीलिए मैंने बोला है कि आम आदमी की तरह पढ़िए, बहुत इजी वे में चीज़ें सीख जाएंगे। क्योंकि यूपीएससी का सीधे सीधे एक पैटर्न है कि आम आदमी तक पहुंचा रहा है वो अपने ऑफिसर को, तो ऑफिसर को आम चीज़ें पता हो, आम बोलचाल की भाषा में क्या चीज़ें चलती हैं, वो लोगों को कैसे समझा पाए, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आर्द्र भूमि, वेटलैंड आपके दोनों एरिया में होता है। जैसा कि आपका जलाशय हुआ, आपकी झीलें हुई, आपकी नदी के डेल्टाई एरियाज हुए, आपका पंख भूमि हुई, आपकी दलदली मार्शी लैंड हुई, और समुद्र के दलदली क्षेत्र हुए। ये आपके क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ वेटलैंड्स हैं। क्या है? एग्जाम्पल ऑफ वेटलैंड्स। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जलाशय, झीलें, नदी डेल्टा क्षेत्र, पंख भूमि, दलदली भूमि या समुद्र के दलदली क्षेत्र, ये आपके क्या कहलाते हैं? वेटलैंड्स कहलाते हैं। अब यहां से मैं बात करूं वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों रही उसको समझ लेते हैं। तो भारत में हाल ही में, क्योंकि ये बिल्कुल करंट डाटा है, हाल ही में 4 साइट्स नई जोड़ दी गई हैं। कितनी? 4 साइट्स नई जोड़ी गई और अब हो गई हैं 89। अभी तक कितनी थी भाई? 85 हुआ करती थी। अब 4 नई जोड़ दी गई हैं, तो क्या हो गया? ये हो गई अब 89। तो आज की डेट में अगर मैं कहूं कि इंडिया में कितनी वेटलैंड्स हैं, कितनी रामसर साइट्स हैं, तो आंसर होगा 89। अब हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा? वो जो 4 साइट्स जोड़ी गई हैं उनका या तो स्टेट चेंज कर देगा, फिर कहेगा मिलाइए कौन सा सही है, या वो स्टेटमेंट की फॉर्म में देगा और बोलेगा कि क्या ये इस साल जोड़ी गई,
ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि आप यूपीएससी दे रहे हैं तो ये 85 आपको पता होंगी कि कौन सी कब है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 साइट्स के बारे में बात करते हैं कि ये कौन कौन सी साइट्स हैं जो जोड़ी गई हैं। आपको चारों की फोटोज दिखाई दे रही है। इसको नाम के हिसाब से मैंने रखा है। सबसे पहले जिसका नाम लूँ वो यहाँ पे है, दूसरा जिसका नाम लूँ वो तमिलनाडु की यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, और चौथा जो ये झारखंड वाली है वो यहाँ पे है। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ने जो नाम ऑर्डर में लगाए हैं वही पिक्स में भी लगाए हैं। तो आपको पहली जो साइट है वो तमिलनाडु की है, और वो क्या है, सक्काराकुटई पक्षी अभयारण्य। क्या है, या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, तमिलनाडु की कौन सी है भाई। चलिए अब यहां से देखते हैं, तमिलनाडु के सक्काराकुटई पक्षी अभयारण्य, ये हुई आपकी पहली, दिस वन इज सक्काराकुटई। दूसरा तीर्थगल पक्षी अभयारण्य, ये वाला क्या है, तीर्थगल है, दिस वन इज तीर्थगल। अब यहां से तीसरी पे आते हैं तो ये सिक्किम में है। कहां पे है भाई, सिक्किम में है, और ये एक झील है, वहीं पे एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है खेचोपल्ली। ठीक है, क्या नाम है, खेचोपल्ली। तो ये सिक्किम में है। और आखिरी में आपको झारखंड की उधवा लेक, ये बहुत फेमस है भाई, उधवा लेक, उधवा झील बहुत फेमस है, झारखंड में पड़ती है। तो इसको भी क्या मिल गया है, अब इसको भी वेटलैंड का, रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। तो अब ये चारों मिला के कितनी हो गई हैं, 89 हो गई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये घोषणा कब हुई, आपको ये याद रखना है कि ये घोषणा अपडेशन जो हुआ है वो हुआ है 31 जनवरी 2025 को। अभी जो हमारा जनवरी का महीना गुजरा है उसी में घोषणा की गई। अब ये घोषणा करता कौन है वो भी जान लीजिए, वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय करता है, उसी के मंत्री महोदय ने ये घोषणा की थी। तो आपको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का नाम याद रखना है कि ये घोषणा करके बताता है कि भाई किस एरिया को, किस झील को, किस जगह को हम क्या कर रहे हैं, आर्द्र भूमि में बदल रहे हैं। तो ये अधिकार किसके पास है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास। ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इसके साथ जुड़ी हुई मिनिस्ट्री कौन सी है, कब हुई है, ये सब कुछ आता है। क्लियर है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो वेटलैंड के साथ जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, और उम्मीद है कि आपको ये सब पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस पर थोड़ी सी नज़र डाल देता हूं जिससे आपको पता रहे। भारत में अगर पहली रामसर साइट की बात की जाए तो उड़ीसा की चिल्का झील थी। ठीक है, उड़ीसा की चिल्का लेक। दूसरा, इसी के साथ साथ राजस्थान का एक फॉरेस्ट पड़ता है और उसी जगह नेशनल पार्क है आपका, और वहीं पे केवलादेव पक्षी अभयारण्य है। क्या है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य। ये भी आपको याद रखना है, ये भी उसी के साथ बना था, और ये है कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये पहली क्या थी, रामसर साइट्स थी, पहली बार में यही दोनों बनी थी। दूसरा, और कब बनी थी, 1981 में बनी थी। अब यहां से थोड़ी सी बात आपको थोड़े से इतिहास में लेके चलता हूं। आपको याद रखना है कि जो ये रामसर है, ये खुद एक प्लेस थी। क्या थी भाई, खुद एक प्लेस थी जो कि कहां पे थी, ईरान में थी। अब यहां पे जाके मीटिंग की लोगों ने, जैसे बहुत सारे लोग मीटिंग खेलते हैं, वैसे ही यहां पे मीटिंग की गई, और ईरान के इस शहर में मीटिंग करने का जो ईयर था वो भी आपको याद रखना है कि भाई ईरान में ये मीटिंग कब हुई। तो 2 फरवरी को ये मीटिंग हो रही थी। अब आप कहेंगे कि सर 2 फरवरी का मतलब जो कल गुजरा है, तो बिल्कुल जो आपका 2 फरवरी अभी निकला है तभी ये मीटिंग हो रही थी। और ईयर कौन सा था, ईयर था 1971। क्लियर है। तो 1971 2 फरवरी को ये ईरान के कहाँ पे, रामसर में मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में ये फाइनल किया गया कि भाई हम जितने भी स्पेसीज वगैरह हैं उनके संरक्षण के लिए क्या घोषित किया करेंगे, वेटलैंड घोषित किया करेंगे। तो उन्हीं को हम आर्द्र भूमि कह देते हैं या रामसर साइट्स कह देते हैं।
क्लियर है ये चीज? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से 2025 तक के अगर डाटा की बात करूं तो 25-24, 25 हमारा ये साल और 24 हमारा पिछला साल, याद कर लीजिए। 25-24 क्या है? हमारे रामसर स्थल हैं अभी करंट की डेट में। लेकिन अब मैं यहां फिर से लौट के आ रहा हूं कि भाई इंडिया अगर पहली बार यहां 1981 में बना रहा है अपनी कोई साइट, तो इंडिया भी तो कभी ना कभी जुड़ा होगा ना भाई, है ना? तो इंडिया भी जुड़ा होगा। तो इंडिया कब जुड़ा, इसका ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इंडिया कब जुड़ा। तो आपको याद रखना है 1982 में। कब जुड़ा है भाई? 1982, 1 फरवरी 1982। क्लियर है ये चीज? उससे पहले ही ये डिक्लेयर हो गई थी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 2 फरवरी 1971 में ये मीटिंग हुई थी। यहां से अब आगे चलें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड की पहली साइट कौन सी थी? तो वो थी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबर्ग पेनिनसुला। क्या थी भाई? कोबर्ग पेनिनसुला, जो कि कब फाइनल हुआ था? 1974 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का था। इंडिया का मैं पहले ही बता चुका हूं। अब यहां से एक पॉइंट और आ रहा है कि भाई इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पे है? तो आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। और कितनी है? 20। तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है और उनकी संख्या 20 है। और सबसे बड़ी रामसर साइट जो है वो सुंदरवन है। अब सुंदरवन है कहां पे ये भी समझ लीजिए। सुंदरवन आपके, जब आप भारत का मैप बनाएंगे तो भारत के मैप में यहाँ वेस्ट बंगाल पड़ता है और इस एरिया में सुंदरवन वेटलैंड है। तो ये एक नेशनल पार्क भी है और ये एक वेटलैंड भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे बड़ा है। फिर यहाँ से आगे बढ़ें और छोटे की बात करें तो छोटा कौन सा है? रेणुका वेटलैंड है, और रेणुका एक झील है जो कि आपको याद रखनी है भाई। और इस पूरे सेगमेंट में ये पूरे हमारे इंडिया में सबसे छोटी रामसर साइट है कहाँ पे भाई? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की अगर लेक्स की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक भी है वहाँ की, और भारत की एक क्या है 89 में से एक रामसर साइट भी है। यहाँ से अब आगे बढ़ें तो फरवरी 2025 की स्थिति में 89 क्या हो गई है? हमारी रामसर साइट्स हो गई हैं। अब इनका एरिया वेरिया आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर याद रखिएगा, सेकंड नंबर पे है। और यहाँ 1981 में 2 साइट्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। फिर उसके बाद इतनी, और इसको चेंज करते जाइएगा। 2025 में मैंने 4 बता दी, 2024 में 10 याद रखिएगा। ये आपका डाटा है, याद करें ना करें वो आपके ऊपर है, बट आपको 2-3 डाटा याद रखने होंगे। जैसे सबसे पहला वाला 2024 वाला और 2025 वाला। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ से आपको ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर ली गई होगी, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। अगर मैं इसी के साथ साथ कुछ और साइट्स भी बताऊं जो रामसर साइट्स न्यूज़ में रही हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे कन्वर लेक रही है। अब कन्वर लेक कहाँ पे है भाई? बिहार में है, ठीक है, बिहार में दिखाई देती है, ये इस एरिया में याद रखना है। दूसरा आपको वेस्ट बंगाल वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा, जिसका मैंने बताया कि भाई सुंदरवन इंडिया की क्या है? सबसे बड़ी रामसर साइट है, सबसे बड़ी। फिर उसके बाद आंध्रा में जाएंगे तो आंध्रा में आपको पुलिकट लेक की बात करेंगे भाई, पुलिकट झील। अब पुलिकट झील आपको याद रखनी है कि बॉर्डर पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बॉर्डर पे पड़ती है। और किस किस के? तमिल के और आंध्रा के। और ये पीसीएस में तो छोड़िए, आपके यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि पुलिकट कितने राज्यों में इसका एरिया है? तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए था 2 राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। लद्दाख की एक झील है जिसका नाम आपको याद रखना है पेंगोंग। तो ये यहीं पे है और ये काफ़ी डिस्प्यूटेड रही।
इस पे काफ़ी चर्चा में रही और ये चीज़ आपको चारों का नाम याद रखना है। अब आपको पीआईबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये ध्यान रखना है कि भाई 85 हो गई थी कब, 2024 में, अब स्टार्टिंग हुई है 2025 की, और 2025 में ही 31 तारीख को जनवरी के महीने में 2025 के कितनी ऐड हो गई हैं, 4 ऐड हो गई हैं। अब वो पता नहीं कहाँ तक जाती हैं। 2013 में ये 26 थी और 1981 में ये कितनी थी, मात्र 2 थी। तो 2 से ये कहाँ तक आ गई हैं, 89 तक आ गई हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ आपका पहला टॉपिक खत्म होता है और इसके बाद अब हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे और उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूएन का हाई सीज ट्रीटी। तो उस टॉपिक को बढ़िया से आपने समझ लिया होगा। अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हेडलाइन डालिए यूएन हाई सीज ट्रीटी। यहाँ से आपने हेडलाइन डाल ली होगी कि यूएन हाई सीज ट्रीटी इसका नाम है। तो अब इसके बारे में अच्छे से समझते हैं, इसको बढ़िया से चीज़ों को समझते हैं कि भाई यूएन हाई सीज ट्रीटी है क्या। तो इसको हिंदी में कहा जाता है उच्च समुद्र संधि। क्या कहा जाता है भाई, यहीं पे लिख लीजिए, उच्च समुद्र संधि, उच्च समुद्र संधि। गॉट इट? चलिए अब यहां से न्यूज में क्यों आई उसको समझते हैं। न्यूज में इसलिए आई क्योंकि हमारे भारत के किसने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं BBNJ, उसके समझौते पर, उच्च समुद्र संधि पर क्या कर दिए हैं, हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसको मंजूरी दे दी है। अभी समझेंगे, इसको भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे, सारे पॉइंट्स को समझेंगे। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है कि भाई ये करंट में क्यों रहा, क्योंकि भारत के कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री का जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम सर होते हैं। तो हमारे कैबिनेट ने इस पर साइन कर दिए हैं। क्लियर हुई बात? अब इसके बारे में बेसिक चीज़ें समझते हैं और बढ़िया से इसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हाई सीज, उच्च समुद्र क्या होता है। बहुत इजी है, बस आपको इस लैंग्वेज से परे जाके मेरी बात सुननी है, फिर उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे हम लोग। जब किसी समुद्र के हिस्से पर किसी देश का अधिकार नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उच्च समुद्र की संज्ञा देते हैं। ये हमें समझना होगा। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि जब किसी महासागर के किसी हिस्से पर किसी देश का अधिकार नहीं होता तो उस हिस्से को, महासागर के उस हिस्से को हम क्या कहते हैं भाई, उच्च समुद्र कहते हैं। क्लियर? अब ये भाषा पढ़ो। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार, अभी इस शब्द को समझेंगे जिसको हम UNCLOS कहते हैं, कि उसके अनुसार उच्च समुद्र, समुद्र के वो सभी भाग हैं जो अन्य आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक जो एरिया है उसके प्रादेशिक समुद्र या किसी के आंतरिक जल में या किसी के द्वीप समूह, राज्य के द्वीप समूह जल में शामिल नहीं है। क्या आपको उस लैंग्वेज में जिसमें मैंने बताया कि महासागर का वो हिस्सा जो किसी देश के अंतर्गत उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं, उच्च समुद्र कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये आपको समझना होगा। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई उच्च समुद्र क्या है, और इस बॉडी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे क्योंकि इसी ने ये डेफिनेशन दी है। तो UNCLOS के बारे में अभी हम बात करेंगे, उसको भी समझेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले समझना था उच्च समुद्र, तो शायद आपने समझ लिया होगा। अब यहां से UNCLOS के द्वारा ही कुछ एरियाज को बांटा गया है, जैसे कि इसमें 12 माइल्स तक का एरिया है, फिर आगे 24 तक का है, फिर आपका आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है 200 तक का। तो इनको नए नए नाम दिए गए हैं और उसके बाद जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको हाई सीज कह रहे हैं। तो यही वाला सेगमेंट आपको समझना है कि भाई उसमें किसी का अधिकार नहीं है, तो भाई वही होगा। तो अब यहां से कुछ एरियाज हैं, जैसे प्रादेशिक समुद्र,
जो पहला हिस्सा दिखाई दे रहा है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, यह हमारी जमीन है। यहां से 12 समुद्री मील जाएंगे तो हम उस एरिया को क्या कहेंगे? प्रादेशिक समुद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रादेशिक समुद्र कहेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे लिखा हुआ है तो उसे अपने नोट्स में बनाते चलें। फिर उसके बाद अगला, सन्निहित क्षेत्र, आधार क्षेत्र से 24 राष्ट्रीय मील तक और वफर के क्षेत्र के रूप में कार्य करता हुआ सीमित संप्रभुता वाला एरिया। ये क्या है? ये हमारा सेकंड वाला फेज है जिसको हम सन्निहित कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्निहित। ठीक है, ये दूसरा सेगमेंट हुआ, ये दूसरा एरिया हुआ। आगे बढ़े, यहां से चलता है अन्यन आर्थिक क्षेत्र। कौन सा? अन्यन आर्थिक क्षेत्र, जिसको हम EEZ बोलते हैं। क्या कहते हैं? EEZ, अन्यन आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है ये चीज? आर्थिक क्षेत्र। तो ये 3 एरिया बांट दिए गए। इसमें क्या कह रहा है? आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। क्लियर? 200 समुद्री, इसमें 12, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। फिर यहां से 24 और ये आपका 200। तो इन तीनों का एरिया आपको याद रखना है और इसी को इंग्लिश में कहते हैं EEZ जोन। ठीक है, फिर उसके बाद का जो है वैश्विक कॉमन्स, जिसको हम उच्च समुद्र कहते हैं, ये आपको अभी मैं बता चुका हूं। तो ये चारों पार्ट्स जल्दी से बनाएं और फिर हम आगे बढ़ेंगे 2 सेकंड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना होगा जिस टर्म के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, BBNJ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय BBNJ। तो यहां से हेडलाइन डालिए BBNJ। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि इसको अगर आसान भाषा में समझना हो तो कैसे समझेंगे भाई? बताते हैं। जब कभी भी आप इस फोटो के माध्यम से देखिएगा, जब कभी भी आप जितने भी समुद्री जीव होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? समुद्री जीव हैं, उनकी लाइफ को बचाने के लिए, समुद्री जीव की लाइफ को बचाने के लिए, सेव करने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो वो किसके तहत उठाएंगे भाई? वो इस समझौते के तहत उठाएंगे। तो इस समझौते में क्या बात कही गई है? इस समझौते में ये बात कही गई है कि हम समुद्री जीव की लाइफ को सेव करने के लिए क्या करेंगे? स्टेप्स उठाएंगे। क्लियर है ये बात? यहां से आपको सीधे सीधे समझ में आना चाहिए। अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता। क्लियर है ये बात? दूसरा, इसे हम संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, जिसको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, UNCLOS के तहत क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय संधि बनाया गया है। क्लियर है ये चीज? फिर यहां से 1994 भाग 11 क्रियान्वयन समझौता, जिसमें हम खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण की बात करते हैं। 1995 जो संयुक्त राष्ट्र मछली स्टॉक समझौता है, उसकी बात करते हैं। अब इसे स्वीकृति कब मिली? 2023, और उसके बाद पूरा ये फ्लोरिश होता गया। अब ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बाध्यकारी संधि है। क्यों? क्योंकि इस पर 91 देशों का साइन है। अगर आपको थोड़ी सी डिटेलिंग पता होगी तो 60 देश अगर किसी समझौते पे साइन कर देते हैं मिनिमम, तो फिर वो क्या हो जाता है? बाध्यकारी हो जाता है। इस पर 91 कंट्रीज ने साइन कर रखे हैं, तो इस वजह से ये क्या है? बाध्यकारी है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक मंत्रालय है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। उसका नाम क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो कि क्या है? जो कि
जिम्मेदार है किसी भी इस तरीके के समझौते को करने के लिए, उस पर साइन करने के लिए, तो वही इसका क्या करता है, नेतृत्व करता है। तो आपको इस मंत्रालय का नाम भी याद रखना है भाई कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस पूरे BBNJ जो एग्रीमेंट है उस पर अपना क्रिया करता है, अपने काम करता है, अपना फंक्शन दिखाता है। कौन? हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्लियर है ये चीज? तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और इस संस्था के बारे में देख लेते हैं जो कि स्टार्टिंग से ही चर्चा में थी भाई। नाम क्या है? UNCLOS। अब इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपकी। UN का तो पता ही है, मतलब यूनाइटेड नेशन। दूसरा C का मतलब होता है कंजर्वेशन। फिर ऑन लॉ ऑफ द सी, जितने भी समुद्र के ऊपर उसके संरक्षण को लेकर जितने कानून हैं उसके लिए ये UN की क्या है? एक संस्था है। क्लियर हुई? यहां से बहुत क्लियर हो जाने चाहिए शब्दों से ही कि UN की एक वो संस्था जो कि कंजर्वेशन, संरक्षण का काम करती है और किसके? जो समुद्र है उसके ऊपर जितने भी कानून बनते हैं उनके। क्लियर? चलिए अब यहां पर इसके बारे में अगर बात करें, यह हर जगह समुद्र और महासागरों पर वैध व्यवहार और उनके उपयोग के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। फिर 1982 में इसे अपनाया गया था, 1994 में इसे लागू कर दिया गया। लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति, भारत सहित 170 राज्य इसके पक्ष में है। प्रावधान क्या है? महासागरों में गतिविधियों के संबंध में राष्ट्रों के अधिकारों और कर्तव्यों के परिभाषित करता है और संप्रभुता के मुद्दों को संबोधित करता है। यहां से अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल जो प्राधिकरण है इसकी स्थापना भी यही करता है। तो ये चीजें आपकी स्टैटिक हैं जो कि आप पढ़ भी चुके होंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही कुछ भारत के साथ भी ये श्रीलंका वाले एरिया में कुछ बात हुई कि भाई आपका डिस्टेंस इतना होना चाहिए, आपका EEZ यहाँ तक होना चाहिए, तो वो सारी बातें चलती रहती हैं। तो इस वजह से ये न्यूज़ में भी रहता है। तो आपको ये संस्था के बारे में भी पता रखना है, आपको इस एग्रीमेंट के बारे में भी पता रखना है और आप उच्च भूमि के बारे में भी याद रखिएगा। अब यहाँ से अगले टॉपिक पर चलते हैं और अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है कोरल से जो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरल ब्लीचिंग, वहाँ से रिलेट करेगा। तो हेडलाइन डालिए कोरल ब्लीचिंग। चलिए हेडलाइन डाल लिया भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको समझना होगा कि व्हाट डू मीन बाय कोरल ब्लीचिंग। आप बहुत सारे जितनी गर्ल्स वगैरह हैं वो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ कि ब्लीचिंग क्या होता है, और कुछ बच्चे जो थोड़ा अपने फेस वगैरह पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह कराते हैं तो शायद वो भी बता पाएंगे ब्लीचिंग क्या होता है। अगर नहीं भी करेंगे तो फिर एक आम भाषा में, वैसे तो दैनिक लाइफ से ही जुड़ा हुआ मसला होता है ब्लीचिंग का। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं किसी कपड़े पर, सफ़ेद कपड़े पर, है ना, तो उस सफ़ेद कपड़े पर ब्लीचिंग कराई जाती है जिससे वो फिर से वाइट हो जाए। इसका मतलब किसी चीज़ को वाइट कर देना क्या है? ब्लीचिंग है। एक आम भाषा में बोल सकता हूं मैं, तो कोरल का वाइट हो जाना, क्या हो जाना? कोरल्स का वाइट हो जाना ही क्या कहलाता है? कोरल ब्लीचिंग कहलाता है। क्लियर है? इस फोटो के माध्यम से आप समझ भी रहे होंगे कि ये हेल्दी कोरल है और सबसे आखिरी में ब्लीच्ड कोरल है। तो यहाँ आपको समझना है कि भाई हम शब्दों से क्या तोड़ पा रहे हैं चीज़ें, तो बिल्कुल तोड़ पा रहे हैं कि भाई कोरल्स का ब्लीच के रूप में सफ़ेद हो जाते हैं वो, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब न्यूज़ को देखते हैं भाई। वाई इन न्यूज़, तो भारतीय के जो तट हैं वहाँ पे कोरल ब्लीचिंग देखी गई है जिसका मुख्य प्रभाव लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पड़ा है। इसका मतलब भारत में भी कोरल है, और जब कोरल है तो इसका मतलब ये न्यूज़ में भी है, और न्यूज़ में है तो UPSC का पसंदीदा टॉपिक हो जाएगा। तो आप पढ़ते हैं, हमें समझ में आ ही गया कोरल ब्लीचिंग क्या है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोरल एंड कोरल ब्लीचिंग के बारे में। सबसे पहले आपको कोरल के बारे में समझना होगा कि कोरल एक
शोरों की जानवर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि एक जानवर है। अब बहुत सारे बच्चे, जहाँ तक कि मैं भी स्टार्टिंग में जब पढ़ाई स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि भाई कोरल क्या है, एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है। तो ये पौधा नहीं है भाई, ये पौधा नहीं है, ये एक जानवर है। क्या है? एक जानवर है जो कि कैसा है? जो कि अकशेरुकी है। तो इस टाइप का ये जानवर है। जैसे आपने जेलीफिश नहीं देखी, उसी के सिमिलर टाइप का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये बहुत ही ज़्यादा शानदार सा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो यहाँ आपको ये तो जान गए होंगे कि ये पौधा नहीं होता, ये जानवर होता है। और इसी की जो फैमिली का माना जाता है, इसी का जो साइंटिफिक नेम माना जाता है, उसको हम सैनीडेरिया भी कहते हैं। और कई लोग इसी को निडेरिया भी कहते हैं। क्लियर? तो निडेरिया कई जगह मिलता है, इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन इसका नाम सैनीडेरिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जानवरों के एक बड़े समूह को संबोधित करता है। दूसरी चीज, अगर मैं यहीं से बात करूं कि कोरल रीफ हार्ड कोरल के क्या हैं, पॉलीपल्स के द्वारा बनते हैं, जो कि सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। अब यहां से आपको समझना होगा कि ये जो इतनी कठिन लैंग्वेज है, उसको हिंदी मतलब इसको इजी तरीके से कैसे समझें। कोरल समझ में आ गए। अब ये क्या करते हैं, एक सहजीवी को अपने साथ रखते हैं। सहजीवी बढ़िया से इनके साथ रह रहा है, लाइफ काट रहा है। लेकिन यहां से अगर बाई चांस इस सहजीवी ने, जैसे मैं इस फोटो में से दिखाता हूं, इस जगह पे बढ़िया हेल्थी क्या दिख रहा है, हेल्दी कोरल दिख रहा है। अब यहां पे सहजीवी इसके साथ है, ठीक है। अब सहजीवी इसके साथ है, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से वो इसको छोड़ के चला गया। जैसे आप लोग अपनी लाइफ में भी देखते होंगे ना, एक सहजीवी आपके साथ होगा, आप हेल्थी हैं, बढ़िया हैं, खुश हैं, लेकिन जैसे ही वो आपको छोड़ के गया, फिर आपने गाना चलाया, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, तो उसके बाद फिर आप कैसे हो गए? ऐसे हो गए एकदम। तो ये वाइट हो जाता है, इसीलिए स्टार्टिंग वाला शब्द इसके लिए यूज हो जाता है, इसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब रंगीन कोरल का सहजीवी के छोड़े जाने के बाद कलर हट जाता है और वो सफ़ेद हो जाते हैं। इसी वजह से उनका कलर सफ़ेद दिखने लगता है और इसी को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसके जो जिम्मेदार कारक हैं वो क्या क्या हैं? क्लाइमेट चेंज, आपका अपवाह, प्रदूषण, अत्यधिक निम्न ज्वार, महासागरीय अम्लीकरण, जैविक आक्रमक, और ये सारी की सारी चीज़ें, टेम्परेचर, ये सब उसी में आता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट, पूरा फिनोमेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ रीफ का महत्व क्या है, यूज़ ऑफ रीफ्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यूज़ क्या है उसकी, तो आप देखेंगे मेडिकल में बहुत सारे काम हैं इसके, मेडिसिन बनाने में बहुत सारा यूज़ है इसका, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाते हैं। अब एक चीज़ और बता दूंगा आपको कि ये एक नर्सरी का काम करती है। किसका काम करती है भाई? नर्सरी वो क्लास नहीं है, नर्सरी का मतलब जहाँ पेड़ पौधे बनाते हैं। तो ये मछलियों के लिए, मछली के लिए क्या है, एक नर्सरी का काम करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये खत्म हो गए तो फिर मछलियों का मतलब प्रजनन नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो ये मछलियों के प्रजनन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी नर्सरी के भी काम करती है। दूसरा आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि ये पर्यटन को भी बढ़ावा देती हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग समुद्र के अंदर जाके देख के आते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। यहाँ से आपको फूड प्रोडक्शन, बहुत सारे लोग इनको खाते भी हैं, है ना, तो खाना मतलब फूड प्रोडक्शन बढ़ता है। एक आपको ये भी याद रखना है कि जितने बहुत तूफान वगैरह आते हैं तो उनसे भी ये सेव करता है। जो तूफान आपको समुद्र वगैरह में दिखाई देते हैं उनसे भी सेव करता है, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। ये सारा का सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो हमने इस पूरी स्लाइड में
जितना भी सेगमेंट था उसको समझा। अब यहाँ से इंडिया की बात कर लेते हैं भाई। इंडिया में इसको लेके क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पर काम किया गया है, बट अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गुजरात में एक केरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ये गुजरात का है, मीठापुर जो जगह पड़ता है वो गुजरात का मसला है। तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है और बायो रॉक टेक्निक इसका इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी अच्छा चल रहा है। तो ये इंडिया के द्वारा इनिशिएट किए गए हैं, चीज़ें उठाई गई हैं, स्टेप्स उठाए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। यहाँ से आगे बढ़ें तो अब ये पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे आपको कोरल्स दिखाई देंगे उस एरिया को मैंने बताया है। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कोरल 2 एरिया में होते हैं, एक ठंडे एरिया में और एक हॉट एरिया में। तो जिस जिस जगह पे ये ब्लू वाला हिस्सा है तो ये ठंडा एरिया है। कैसा है? ठंडा। बाकी का जो ये वाला हिस्सा है रेड वाला, वो गर्म हिस्सा है, वार्म। गॉट इट? ये कोल्ड है, वो वार्म है। तो इस पूरे एरिया में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये अलग अलग जोन्स में बटा हुआ है, कुछ ठंडा एरिया है, कुछ गर्म है। जैसे ये जो ब्रिटेन वाला हिस्सा है यूके का, ये ठंडे हिस्से में आता है और ये बहुत बड़ा कोरल है। ये भी स्कॉटलैंड वाले हिस्से में बहुत बड़ा है। जैसा हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे, ये पूरा दीवार कोरल बैरियर है ना, तो ये सेम वैसा ही है, लेकिन वो ठंडे का है, ये गर्म का है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक मैप बना लीजिएगा। अब इंडिया की बात कर लेते हैं भाई। इंडिया में कहाँ कहाँ पे है? देखिए, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, फिर वेस्टर्न घाट के इस वाले एरिया में, लक्षद्वीप में, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार। ये एरिया किसके हैं? ये सारे एरिया आपके कोरल्स के हैं और इन्हीं जगहों पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी, ब्लीचिंग हो रही थी। तो इस वजह से अभी भारत सरकार ने कई स्टेप्स भी उठाए हैं और उनको सही किए जाने पर कदम बढ़ा रही है भारत सरकार। तो अभी हमारे ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं, जिसमें मैंने वेटलैंड्स पढ़ा दिए पूरे, फिर उसके बाद मैंने आपको कोरल ब्लीचिंग पढ़ा दी है और उसके साथ साथ एक पूरा संधि बताई, ट्रीटी बताई, जिसको हमने UN हाई सीज ट्रीटी कहा। अब हमारी जो अदर चीज़ें हैं उनको देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। छोटी छोटी न्यूज़ हैं, उनको भी समझ लेते हैं और इस क्लास को फिर बाइंड अप करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको समझना होगा उथले जल भ्रंत प्रबंधन। ठीक है, अब ये है क्या? जैसे आप बहुत सारे लोगों ने बहुत बात देखा होगा कि जो मूवीज़ वगैरह आती हैं उसमें जब बारिश का पानी होता है तो उसको सेव करने के लिए कुछ लोग हौदिया बना देते हैं, कुछ लोग ड्रिलिंग करके कुआं वगैरह खोद देते हैं। तो ये कुछ उसी से मिला जुला हुआ मैनेजमेंट है, उसी को थोड़ा सा समझना है। बस आप उसी को अगर समझ लेंगे तो चीज़ें बढ़िया कर बैठेंगे। तो यहाँ पर आपको इस योजना का नाम याद रखना है, अमृत। ठीक है, तो अमृत योजना है और अमृत योजना के तहत ही इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर? तो इसको हम सैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैम बहादुर। ठीक है, तो सैम को अमृत योजना के तहत ही स्टार्ट किया गया, जिसमें हम क्या करते थे? जिसमें हम एक शहर में, बहुत ध्यान से सुनना, एक आसान भाषा में समझा रहा हूं, जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उस बाढ़ से बचने के लिए, उस पानी के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हम शहर में कई जगह कुएं खोद देते हैं, जिस कुएं खोदने की वजह से उस पानी का अंदर जाना और शहर में पानी ना भरना, उसके साथ साथ नीचे जो वाटर लेवल है उसका उठ जाना, ये क्या आता है? ये सैम के अंदर आता है। क्लियर? मैनेजमेंट करना पानी का, जिससे कि वाटर लेवल जो हमारी अर्थ है उसका बढ़ना और हमारा जो शहर है उसमें बाढ़ ना आने देना, ये कहलाता है मैनेजमेंट, जो कि आपका
बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसके तहत है? अमृत योजना के तहत है। जैसा आपको इसमें दिख भी रहा होगा, जैसे इन्होंने यहाँ ड्रिलिंग वगैरह कर दिया है और यहाँ से पानी वगैरह कभी आएगा तो अंदर चला जाएगा, वरना फिर यहीं से ले लो पानी, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए अब यहाँ पे लास्ट में अमृत योजना के बारे में बात करते हैं और फिर हम इस पूरी क्लास को खत्म करेंगे। चलिए अब अमृत योजना के बारे में देखते हैं। अमृत योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, भारत सरकार की एक पहल थी जो कि स्टार्ट कब की गई? 25 जून को स्टार्ट की गई और इसमें ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो 2015 में ये स्टार्ट की गई थी। इसमें आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई थी? मोदी जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पे 500 से ज़्यादा शहर इसमें जोड़े गए थे, ठीक है। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म जो कि आपके सामने लिखी हुई है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ से इसमें आपको ये समझ में आएगा कि भाई इन सारे जितने भी शहर हैं वहाँ पे एक तो जल की उपलब्धता को बढ़िया कर पाएँ, वहाँ पे वाटर सिस्टम जितना भी है उसको बढ़िया मैनेज कर पाएँ, वहाँ पे वाटर लेवल ना गिरने दें। ये सारी की सारी किसके तहत चीज़ें थीं? अमृत योजना के तहत थीं और इसी के तहत सैम को भी चलाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बढ़िया लग रहा होगा, आपके यूज़फुल होगा आपके लिए। और कोई अगर सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी में ये बहुत यूज़फुल रहेगा। बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।